टीपी कॉलेज, प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव जी, डॉक्टर सुधांशु शेखर, कोऑर्डिनेटर सह सेहत केंद्र सह विभागाध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग टीपी कॉलेज, डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी, डॉक्टर संजय परमार, प्रांगण रंगमंच मधेपुरा, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, छात्र छात्राएं, शिक्षक, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। ठीक है, आज का जो विषय है जनसंख्या नियंत्रण एवं महिला स्वास्थ्य। ठीक है, महिलाएं कम हैं, अलग बात है, लेकिन जो पुरुष हैं इनके यहाँ घर में भी महिलाएं हैं। महिला का स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट, ये एक ज्वलंत विषय है। तो इस पर मुझे बोलने के लिए, आमंत्रित करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और संजय परमार जी, ये ऐसे भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, कभी भी रहे कि महिला स्वास्थ्य रिलेटेड या महिलाओं से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, आप मेरी हमेशा भागीदारी रहेगी। तो जनसंख्या नियंत्रण या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी और ये कब से शुरू हुआ? ठीक है, पॉपुलेशन है, लेकिन इसके कंट्रोल की क्या ज़रूरत है, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो 11 जुलाई 1987 से ये शुरू हुआ। ये 5 बिलियन डे भी कहलाता है। ये इसलिए क्योंकि इस दिन 500 करोड़ हमारी जनसंख्या हुई थी, पूरे विश्व की जनसंख्या हुई थी। इसलिए इसकी शुरुआत की गई यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि एक एग्जाम्पल लेकर अगर हम सोचें, एक ही आय के 2 परिवार हैं, एक परिवार में 2 बच्चे हैं और एक परिवार में 5 बच्चे हैं। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी रिसोर्सेज या एजुकेशन हो या फूड हो, अवेलेबिलिटी, कुछ भी अवेलेबल जो 2 बच्चे वाला परिवार है वो बेहतर करवा सकता है। तो एक यही रीज़न था कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बोला कि हमारा जो एक जल या थल, ये भूभाग बहुत कम है, लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही ये तो इंडिया का है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का भी तो यही हाल है। हमारा भूभाग बहुत कम है जल के प्रतिशत में। जल की भी बात करें तो जितना जल हमारे अर्थ पे है वो सब तो पीने योग्य नहीं है या इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। तो एक ये रीज़न था पॉपुलेशन कंट्रोल का कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं हमारे। ठीक है, और जनसंख्या अगर बहुत है, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड की स्कार्सिटी, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। आज अगर कहीं पर किसी जॉब के लिए अगर कुछ ही सीट्स हैं, कुछ 100 भी सीट्स हैं, तो लैक्स में आता है एप्लीकेशन। ये हम सभी जान रहे हैं इस बात को। इसके बाद अगर हम ये सोचें कि ये रीज़न क्या था पॉपुलेशन इतना बढ़ने का, तो देखिए जैसे अभी हम लोग डेवलप कंट्री की बात करते हैं या डेवलपिंग कंट्री बात करते हैं, तो अगर मैं लंदन की बात करूँ, हिस्ट्री में अगर हम लोग जाते हैं तो ये 1800 के 19th सेंचुरी की बात करिए कि उस समय वहाँ भी ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया, ये सब ऐसी बीमारियाँ थी, या टाइफाइड जिससे अभी हम लड़ रहे हैं, वो उस समय वहाँ बहुत बड़ी बीमारियाँ हुआ करती थी। एक जो मजदूर क्लास के लोग होते थे उनका 30 to 35 ये एक एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी, और जो अच्छे परिवार से उनकी भी 40-45। आज वहाँ क्रॉनिक डिजीज़ेस ज़्यादा हैं क्योंकि ये सारे डिजीज़ेस कंट्रोल हो गए। तो आखिर कैसे कंट्रोल हुआ? वहाँ के एक बार लेबर क्लास में, मजदूर क्लास में हुआ था कॉलरा, इसकी या हैजा कहते हैं हम लोग। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हुए थे। वहाँ के एक वकील थे एडवर्ड चैडविक, उनका ध्यान आकर्षित हुआ कि इतनी डेथ्स क्यों हो रही हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी में इतनी ज़्यादा, और सिर्फ एक कॉलरा की वजह से क्या रीज़न क्या होगा। उन्होंने स्टडी किया इसके ऊपर, जो वहाँ का रहन सहन था, वहाँ खान पान, इसका स्टडी किया, और फिर वो एक अपनी स्टडी का रिपोर्ट लेकर आए। और यहाँ से शुरू हुआ था हाइजीन या सैनिटेशन, जिसको कि आप कह सकते हैं कि सराउंडिंग हमारे क्लीन होने चाहिए, वाटर क्लीन होना चाहिए, जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए। ये यहाँ से शुरू हुआ था, ये 19th सेंचुरी की बात थी।
और उस समय से वहाँ लंदन में फिर इन चीज़ों को इम्प्रूव किया गया। एक रहन सहन जो होता है इसको इम्प्रूव किया गया, और सिर्फ इसी वजह से जब तक हम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, कॉलरा के लिए, टाइफाइड के लिए मेडिसिन डेवलप कर सकते थे, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ हाइजीन कंट्रोल करके, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, क्लीनलीनेस के कारण वो उसका वहाँ पे कंट्रोल था इन डिजीजेस पे। और अभी तक ये नहीं था, हेल्थ जो है किसी भी सोसाइटी की हेल्थ, किसी भी पर्सन का हेल्थ सिर्फ उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वहाँ की गवर्नमेंट की नहीं थी। इस स्टडी के बाद फिर ये सोसाइटी गवर्नमेंट पे ये प्रेशर आया कि नहीं, पॉपुलेशन जो आपका पॉपुलेशन है ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इन सब स्टडी के बाद। और फिर ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ में इसी ढंग की और स्टडीज हुई, जिसके बाद ये सारे हाइजीन मेंटेनेंस पे ध्यान दिया गया। इसके अलावा रीजंस क्या थी ग्रोथ के, जैसे अब ये जो एक्यूट डिजीजेस थे इनको तो कंट्रोल कर लिया गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसकी वजह से बढ़ी, डेथ रेट घटा हमारे, लेकिन बर्थ रेट ये नहीं घटा। इस वजह से जो एक एक्सप्लोजन की स्थिति आ चुकी है, एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि डेथ रेट पे तो हमने कंट्रोल किया, क्योंकि लाइफ स्टाइल सुधारा हमने, हमारे जो मेडिकल एडवांसमेंट है इनके थ्रू, लेकिन बर्थ रेट को कंट्रोल नहीं कर सके। बर्थ रेट मुझे लगता है कि अभी भी लोग ये हिचकिचाते हैं बात करने में कि क्या होना चाहिए, कंट्रोल कैसे करें, ये इसमें अभी भी, या फिर अगर लोग जानकारी भी है तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं है कि हाँ हम लोग कोई यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी बर्थ कंट्रोल के लिए जो मीन्स है वो यूज़ कर सकते हैं। शायद जानकारी तो बहुतों को है इसके बारे में, लेकिन हो सकता है कि उनका ये इस डिसएडवांटेज क्या है, या अगर छोटी फैमिली होगी तो इसके एडवांटेज क्या है, इसको बहुत अच्छे से शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या शायद इस पर सोच नहीं पा रहे हैं। एक ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि अभी भी हमारे क्लिनिक्स में अबॉर्शन के लिए या जो पिल्स जो मिलते हैं शॉप पे वो लेकर महिलाएं आती हैं। और अगर हम महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो एक यंग एज से एक मेल और फीमेल में जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेज है, इसकी वजह से फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होती हैं। इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो फीमेल है वो कुछ डिजीज़ों के लिए, कुछ डिजीज़ तो है कि दोनों में होंगे, जैसे आप लोग जान रहे हैं लंग डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ है, दोनों में होंगे, लेकिन कुछ डिजीज़ेस हैं जो कि फीमेल्स में ज़्यादा होंगी। सबसे बड़ी बात हो जाती है डिस्क्रिमिनेशन। अगर एक डिजीज़ दोनों में है, मेल या फीमेल दोनों में है, लेकिन उसके प्रति घर पे क्या इसका रिस्पॉन्स होता है ये डिफरेंस हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। हो सकता है बच्चियां हैं, बच्चियों पे बहुत ध्यान नहीं दिया जाएगा। अभी जो हम लोग देखते हैं, डिलीवरी हुई, ठीक है, लड़का है तुरंत दिखवाने जाएंगे कि हाँ ठीक है अभी जाना है डॉक्टर के पास, लेकिन बेटी है नहीं छोड़ देते हैं, देखते कुछ होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो एक चीज़ समझनी होगी कि प्रॉब्लम होगी, जब तक आपको प्रॉब्लम पता चलेगी कि हाँ बच्चे को प्रॉब्लम है, तब तक तो हो सकता है बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, आप कब समझेंगे? जब बच्चा नहीं रो रहा है या बच्चा बहुत सुस्त पड़ गया, तो तब तक तो वो बीमारी से बहुत लड़ चुका था और शायद डिजीज़ बहुत एडवांस स्टेज में जा चुका है, तो डिफ़िकल्ट है। दूसरा, गर्ल्स तो वैसे बहुत कम है अभी, लेकिन ठीक है जो है, और आप लोग भी मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ आप मेल्स को कि आपके घर में सब लोग हैं, लेडीज़ हैं, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रख सकें, ठीक है, या आप, ठीक है, फीमेल का यंग एज से शुरू करते हैं, ठीक है। एक तो डिस्क्रिमिनेशन बर्थ के समय हुआ, बर्थ से पहले भी आप कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड करा के, ठीक है, ये जान रहे हैं अबॉर्शन कराना, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। इसके अलावा ठीक है, कहीं अगर डॉक्टर ने जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं सही में एजुकेटेड, अगर उन्होंने नहीं किया तो कहीं भी दूसरे जगह चले जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि वो डिग्री होल्डर हो, लेकिन वहाँ जाके अबॉर्शन कराते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेशेंट आती है बहुत सेफ्टी में, आप कह सकते हैं कि बहुत बीमार स्थिति में, जबकि
इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ब्लड में फैल चुका है। और ये इन्फेक्शन से आप ये कह दें, बहुत ही छोटा शब्द हो गया इन्फेक्शन फैला ब्लड में, ये ठीक है, लेकिन अब वो इन्फेक्शन क्या क्या करेगा, कौन सी ऑर्गन को जाके अफेक्ट करेगा, डिपेंड ये करता है। वो किडनी को अगर अफेक्ट कर रहा है, ब्रेन को, हार्ट को अफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। क्योंकि किडनी अगर काम करना बंद कर दे, ये तो आप लोग सभी जानते हो, तो मुश्किल है, तो जान बचाना मुश्किल है। हार्ट अगर रिवाइव नहीं है तो जान बचाना मुश्किल है, ये सब जानते हैं। तो इन्फेक्शन डिपेंड करता है कहाँ हुआ, उसकी मात्रा क्या है। एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। दूसरा, बच्ची मान लीजिए, ठीक है, अब क्या होगा, एक घर में एक बेटा है, एक बेटी है। जो एजुकेटेड लोग हैं, मैं उनका नहीं कहूँगी, बहुत सी फैमिली हैं कि अपने बच्चियों को वो पूरे अधिकार दे रही हैं, लेकिन ये पूरी सोसाइटी की बात नहीं है। बहुत कम जगह, बहुत कम फैमिली है जहाँ ऐसा होता है। नहीं तो डिस्क्रिमिनेशन मोर और लेस है, सिर्फ और सिर्फ बेटे की चाहत में, ठीक है, ये अबॉर्शन तो हो रहा है इलीगल, इसके अलावा बच्चियों की संख्या या परिवार की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिसका कि पिता निर्वहन नहीं कर पाता है, या फिर माता पिता दोनों मिलकर जिसका निर्वाह करना बहुत मुश्किल है। एक अच्छा एजुकेशन देना, अच्छी लाइफ देना, ये आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। इसके बाद ठीक है, बच्चियां थोड़ी बड़ी हुई, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है। तो एक मेंटल इम्पैक्ट, अगर हम बात करें एक फिलोसफर फ्रेंच की, सिमोन डी वेओर, उनका ये कहना है था, विमेन आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। मतलब कि जो पैदा होती है वो लड़का या लड़की नहीं पैदा होते, उन्हें मानसिक रूप से बनाया जाता है। क्यों? हमारे रेस्ट्रिक्शन की वजह से, तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें ये नहीं करना, तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं जाना, ये रीज़न है। कुछ प्रॉब्लम हुई अगर गर्ल्स के साथ, तो कहते हैं कि भाई रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हुई, टीजिंग नहीं हुई, भाई तुम्हारी कोई गलती होगी, तुमने कपड़े गलत पहने हैं, तुमने कुछ गलत करा होगा। ये हम अपने बेटों को नहीं सिखाते कि तुम्हें स्त्री का सम्मान कैसे करना है या तुम्हें कैसे रहना है सोसाइटी में, ये हम लोग नहीं सिखाते। ठीक है, इसके बाद और ये बताइए, क्या इतने रोक टोक के बाद और इतने इसके बाद क्या जो महिला, ठीक है, उसने पढ़ाई करी किसी तरह, क्या वो एक अपना सम्मान कर पाएगी या क्या वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट रख पाएगी? और ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि अगर एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। उसके पास अगर पुरुष बाहर काम कर रहे हैं, घर पे तो महिला है, वो अपने बच्चे को जो एक सब सिखा रही है, जो गुण दे रही है, जो रिस्पेक्ट सिखा रही है, वो क्या अगर उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगा तो क्या वो अपने बच्चों को सिखा पाएगी? क्या वो अपने बच्चों को सम्मान करना सिखा पाएगी? और हम क्या चाहते हैं, हमारा छोटा बच्चा तो ठीक है, वो पढ़ाई में अच्छा करे, वो जिस फील्ड में जाए उस फील्ड में अच्छा करें, लेकिन इसके साथ साथ क्या हम ये नहीं चाहते कि नहीं हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान है? क्या हमारा बच्चा किसी सिचुएशन को अच्छे से जज कर पाए, किसी सिचुएशन के बारे में सोच सके? तो ये कब होगा? पिता कितना समय दे पाते हैं बच्चों को? तो ये पूरी तरह माता पे निर्भर होता है। और अगर पुरुष स्त्री दोनों जॉब में हैं, दोनों वर्किंग है, तो आज जो मैं एक देख रही हूँ, पेशेंट्स ये आती है कि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होती है। क्यों? रीज़न ये है कि वो बाहर भी काम कर रही है और घर में भी उन्हें ही देखना है, पुरुष को नहीं देखना है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है। इसके बाद चले आए तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं यंग एज की बच्चों के साथ, ठीक है, वो उन प्रॉब्लम्स को तब तक छुपाती रहती हैं जब तक कि बहुत ज़्यादा समस्या ना आ जाए, क्योंकि वो बोल नहीं सकती। उन्हें कहा जाता है कि ये बात आप डिस्कस नहीं कर सकते। कई बच्चियां तो अपनी माँ से भी नहीं बोल पाती, तो जब तक हम लोगों के पास आती हैं, अगर वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो काफ़ी अनिमिक होती है। अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल 12 रहना चाहिए, मिनिमम 10 हम लोग कहते हैं, जो कि एक्सेप्टेड है, तो वो 5 और 6 हीमोग्लोबिन के साथ आती है। अब क्या हो? ठीक है, मेडिसिन दिया हमने, डाइट बताया हमने, बहुत प्रॉब्लम हुई, हम ब्लड भी ट्रांसफ्यूज करेंगे, लेकिन एक चीज़, जो चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं उसके लिए अलग से ब्लड क्यों चढ़ाएं, जिसको हम पहले से जिसकी रोकथाम कर सकते हैं? ठीक है, ब्लड भी चढ़ाते हैं, तो ब्लड को जब आप चढ़ा रहे हैं तो उस समय उसके साथ कुछ साइड इफेक्ट हैं। तो हम इतनी परेशानी में, इतने ट्रबल में अपने बच्चे को क्यों डालें, जबकि हम उसको प्रिवेंट कर सकते थे, जबकि हम उसको पहले संभाल सकते थे? तो क्यों नहीं इसको
डिस्कस करना। ऐसे मैं कहूँगी कि पहले से जैसे मैंने यहाँ काम शुरू किया 2008 का लास्ट बोल सकते हैं, तब से अभी तक में काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो ठीक है, अब प्रॉब्लम्स के लिए, इन प्रॉब्लम्स के लिए आती हैं बच्चियाँ, ठीक है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, ठीक है। एक तो ये हुआ, एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ, एक डिप्रेशन आप कह सकते हैं बच्चों में, गर्ल्स में बहुत ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न यही है, डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा थोड़ा सा ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो यंग बच्चों में है, इसकी वजह से अनीमिया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही नरिशमेंट अच्छा नहीं होता बच्चों का। अब जो अंडर नरिश्ड है, चाइल्ड मैरिजेस, और जो अंडर नरिश्ड फीमेल है, वो कल को उसकी शादी होती है, और क्या एक जो अस्वस्थ महिला है, क्या ये स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, ये आप सभी सोच सकते हैं, आप सभी समझ सकते हैं। और शुरू के एक जो सबसे कॉमन चीज़ है, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो अक्सर 2 महीने या 3 महीने के बाद महिलाएं आती हैं, लेकिन चेकअप के लिए, ठीक है। या लेकिन एक्चुअली में बच्चे का फॉर्मेशन बहुत पहले शुरू होता है, और शुरू में ब्रेन का ही फॉर्मेशन होता है। शुरू के 5 महीने सबसे पहले ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, तब बाकी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। 5 महीने के बाद बच्चे का सिर्फ वेट गेन होता है। तो आप खुद ही सोचिए, जिस समय ब्रेन का फॉर्मेशन था, जो कि एक पर्सन का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, उसी के डेवलपमेंट के टाइम आप चेकअप के लिए नहीं आ रहे हैं, या जो पर्टिकुलर डाइट है, जो इम्पोर्टेंट डाइट है, वो आप नहीं ले रहे हैं। और एक छोटी सी गोली होती है फॉलिक एसिड। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पेपर्स में भी पढ़ा है कि बच्चे ने जन्म लिया, स्वस्थ बच्चा था, लेकिन उसकी ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं था, हेड का आधा पार्ट नहीं रहता, पिक्चर्स में मैंने देखा। तो ये बस वही फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। और सिर्फ मेडिसिन तो ठीक है, 1 रुपये की आती है, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ तो मुफ्त है, आयरन कैल्शियम भी वहाँ मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है। और अगर डाइट में आप चाहेंगे तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये डाइट, इसमें फॉलिक एसिड बहुत अच्छे सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाएगा। अच्छा, डाइट भी हमारे क्या होता है, आप अच्छे से खा रहे हैं तो उसका मीनिंग होता है कि चावल और रोटी। और जो मैंने अक्सर देखा है, फीमेल का डाइट होता है, वो सब कुछ खिलाने के बाद, सारा काम खत्म करने के बाद दिन में एक बार 1 बजे खाएगी और फिर रात में खाएगी। तो ये डाइट नहीं हुआ, और ये कंप्लीट डाइट तो हुआ ही नहीं। हमारे डाइट में आयरन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन सब कुछ होना चाहिए। और आप सिर्फ और सिर्फ जब चावल और रोटी ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन है ही नहीं, फाइबर्स है ही नहीं। वेट गेन सब में है, ओबेसिटी मेल और फीमेल दोनों में। तो ओबेसिटी, ठीक है, एक फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि ठीक है, दिन भर तो हम लोग काम करते रहते, मेल हो या फीमेल हो, कि बैठते कहाँ हैं। तो जो आप ऐसे एक्टिविटी है आपकी, वो डिफरेंट है, और जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि आपका उस समय मेंटल, जो आप सोच रहे हैं, मेंटल स्टेटस डिफरेंट है जिस समय आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके हार्मोन्स डिफरेंट होंगे। दूसरा, फाइबर्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये वेट गेन कराएगा अगर वो मेटाबॉलिज्म उसका अच्छे से नहीं हुआ। कार्बोहाइड्रेट जितना रिक्वायर्ड है बस उतना लेना है। फाइबर्स और एंटीनेटल चेकअप जिसे कहते हैं, वो चेकअप इसलिए नहीं होता कि कोई बीमारी नहीं होगी। अगर हम चेक करा रहे हैं तो कोई बीमारी नहीं होगी या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रेगनेंसी में। वो चेकअप इसलिए होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम पहले से तैयार रहें, उस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करें। यहाँ भी मैंने कई बार सुना है कोई प्रॉब्लम नहीं था इसलिए नहीं आए। एक जो सबसे कॉमन चीजें हैं, अनीमिया है ऑलरेडी। आप कैसे पता करेंगे? जब तक आपको लगेगा कि हाँ मेरे घर में जो महिला है, गर्भवती महिला है, उसका चेहरा व्हाइट लग रहा है। अक्सर यही होता है कि देखने में व्हाइट लग रही थी, या बहुत चक्कर आ रहा है तो चक्कर आ रहा है या व्हाइट लग रही है, तब तक तो सही बात है, हीमोग्लोबिन 5-6 आ चुका है। अब इसके बाद डिलीवरी के दौरान ये हम लोग सब जानते हैं कि ब्लीडिंग होना ही होना है। अब अगर इस महिला के पास कोई बैकअप ही नहीं है, हम लोग क्या करते हैं? अगर मान लीजिए कि आप किसी चीज का आयोजन कर रहे हैं तो आपके पास प्लान ए तो है, लेकिन आपने कुछ बैकअप में भी रखा है, आपने प्लान बी भी रखा है। यहाँ कौन सा प्लान बी है? फिर वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कितना करेंगे? जितना आप यहाँ भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ट जितना परमिट करेगा शायद उतना ही कर सकते हैं।
उसके रिएक्शन का भी डर होगा, इसलिए आप बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी नहीं कर सकते। और एक कॉमन प्रॉब्लम है पीपीए, जिसको कहते हैं पोस्ट पार्टम हिमरेज, जिसका कि डिलीवरी के बाद 72 आवर्स तक इस चीज का डर होता है। ये जानलेवा होता है। ब्लीडिंग का अमाउंट इतना होता है कि वो शायद आप देखकर घबरा जाएंगे, लगेगा जैसे कहीं नल खुला है। ऐसा नहीं है कि वो रिश्ता है, कहीं कट गया थोड़ा तो रिश्ता है, ऐसा नहीं होता है। वो फोर्स के साथ ब्लीडिंग आता है। एक ये रहा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का बढ़ना, जिसमें आप लोग सुना होगा आप लोगों ने कि झटका आ रहा था, बेहोश हो गई। तो ये कैसे ब्लड प्रेशर कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है? ये तो तभी पता चलेगा जब इसका मेजरमेंट हो। हाँ, आपको पता तब चलेगा जब हो सकता है कि वो बेहोश हो गई पेशेंट। और झटका, जिसको हम लोग सीजर बोलते हैं मेडिकल में, समझाने के लिए झटका बोल देते हैं हम लोग लोकल लैंग्वेज में। झटका आने लगा, पेशेंट बेहोश है, तब लेकर आते हैं। तो अभी क्या स्थिति थी? अभी एक्चुअली उस बीपी के कारण ब्रेन, किडनी सब पे असर आ चुका है। क्योंकि जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और कुछ अंदर नहीं चल रहा, वो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। आपके ब्लड वेसल से लेके ब्रेन और किडनी सब में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक जानलेवा कंडीशन है। ब्लड में ये चेंजेस आते हैं कि कभी कभी ब्लड अपना थक्का नहीं बना पाता। हमारा कहीं कट होता है या कुछ होता है तो ब्लड क्यों रुक जाता है? वो इसलिए रुक जाता है क्योंकि ब्लड में क्षमता होती है थक्का बनाने की। ये बीपी बढ़ने के कारण थक्का नहीं बनेगा। इसके अलावा ब्लड शुगर रेज होना, ये भी कैसे पता चलेगा? ये भी आपको ऊपर से नहीं पता चलेगा। इसमें अक्सर जो प्रॉब्लम होती है डिलीवरी के टाइम, बच्चा अगर फंस गया, क्योंकि इसमें बच्चे का जो चेंजेस आते हैं शुगर की वजह से, बच्चों में भी चेंजेस आते हैं। सेल्स का जो साइज होगा वो ज्यादा बड़ा होना शुरू हो जाएगा शुगर की वजह से, ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से। तो यहाँ क्या होगा? बच्चा साइज बड़ा होगा, वेट बड़ा होगा, तो देखने में ऊपर से तो लगेगा कि बच्चा तो बहुत हेल्दी था, फिर क्यों मरा? तो एक्चुअल में साइज तो बड़ा हुआ, लेकिन जैसे ऐसे किसी पर्सन को हुआ, एडल्ट को जो हुआ कि ब्लड शुगर रेज, हम लोग सब जानते हैं कि वो अंदर ही अंदर शुगर का ऊपर से कुछ पता नहीं चलेगा, हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर रोग से लड़ने की क्षमता खत्म कर देगा। ऐसे ही बच्चों में होता है कि वो साइज देखने में बच्चे का बड़ा होगा, लेकिन उसका लंग, उसका हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होगा। इसलिए ये बच्चे भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और इस समय माँ के भी जान को खतरा होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल होती है। और जो एक मैंने देखा है, किसी भी हालत में नॉर्मल डिलीवरी होनी है, ठीक है, हो भी जाती है, क्योंकि डिलीवरी ऐसी चीज़ है कि एक्चुअल में आप कहिए तो असिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप हो जाती है। लेकिन जहाँ असिस्टेंस की ज़रूरत हो और एक टाइम लिमिट से ज़्यादा, तो दिक्कतें ज़्यादा आ सकती हैं। एक चीज़ आप लोगों ने और देखा होगा कुछ बच्चों को, कि बच्चे बड़े हो रहे हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं है, ब्रेन से एक्टिव नहीं है, मतलब जहाँ रख दिया बस वही, शायद बैठ भी नहीं सकते हैं, बोलना ये सब तो दूर की बात। उसका मेडिकल में कहते हैं सेरिब्रल पैल्सी। ये एक होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप बहुत परेशान है कि नहीं किसी तरह नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, और वो ब्रेन पे इसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि और ऑक्सीजन इस समय प्रॉपर नहीं हुआ। तो जिस समय डिलीवरी होती है एक्चुअली मॉनिटरिंग यही करना होता है कि मेरी पेशेंट ठीक है, उसका पल्स, बीपी क्या है, उसका यूरिन आउटपुट क्या है, और या जो बच्चा जो है वो एक्चुअल में उसका हार्ट कैसे काम कर रहा है, उसका ऑक्सीजन जो जा रहा है वो कैसा जा रहा है। तो इस पर डिपेंड करता है कि मेरा बच्चा जो नई दुनिया में, अभी जो दुनिया में आ रहा है, वो एक्चुअल में स्वस्थ होगा या नहीं होगा। और एक बच्चे के साथ तो पूरे परिवार का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। ये हम लोग अक्सर ना देखते हैं, बच्चा क्या हुआ, तुरंत फ़ोन आना शुरू हो जाता है। हम लोग परेशान होते कह रहे पहले पेशेंट को मैनेज करने दो कि पेशेंट की स्थिति क्या है, जो मैंने अभी आपको बोला, ब्लीडिंग, ये सब कुछ, तो सब कुछ देखना होता है। लेकिन उधर सभी लोग बिजी ये होते हैं कि भाई ठीक है फ़ोटो भेजो, आजकल तो मोबाइल से ये होने लगा है, फ़ोटो भेजो, अच्छा तुम मौसी बन गए, तुम नानी बन गए, तुम दादा बन गए। ये तो ये खुशी होती है, लेकिन इस खुशी को मातम में बदलना तो उचित नहीं है कि बस किसी तरह नॉर्मल हो जाए। हाँ, हो जाए नॉर्मल, ये तो प्रायोरिटी है, लेकिन वो अच्छे से हो। और अगर यहाँ पर भी अगर मदर ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसका आप चेकअप आप इसीलिए करवा रहे हैं कि अगर ठीक है ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, शुगर भी होता है, तो उसके लिए भी मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसके लिए भी मेडिसिन है, और उसके लिए क्या कैसे कंट्रोल करना है कि ठीक है आपके पास पेशेंट है, अगर सीजर आ ही गया तो अब कैसे मेंटेन करें, उसके लिए भी मेडिसिन है। लेकिन उसके लिए तो पहले आपको चेकअप कराना होगा, टाइम पे आना होगा। है
क्या यहाँ पे हमारा जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए? और अगर जनसंख्या नियंत्रण रहे तो क्या एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा? सरकार के पास तो बहुत सी योजनाएं हैं, जननी सुरक्षा योजना है, जननी सुरक्षा शिशु कार्यक्रम है, ये सारे कार्यक्रम क्यों नहीं हम लोग अगर इस पे ये ध्यान दें कि ठीक है, हमारा पॉपुलेशन अगर कंट्रोल हो, हमारी एम्प्लॉयमेंट अच्छी हो, हमारा एजुकेशन अच्छा हो, क्यों नहीं? और क्यों नहीं हम लोग फीमेल एजुकेशन पर ध्यान दें? ये तो हम लोग को सोचना पड़ेगा। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, मैं ये सवाल आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप लोग क्या पसंद करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस सभागार में बैठा कोई ये ना कहेगा कि नहीं, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे दोबारा से आर्यभट्ट दे दीजिए, मुझे दोबारा से राजेंद्र प्रसाद दे दीजिए। कौन नहीं कहेगा? यहाँ पे सभी यही कहेंगे। तो क्यों नहीं हम आज, ठीक है, अभी तक जैसा था, हम आज से क्यों नहीं अपने स्वभाव में सुधार लाएं, अपने लाइफ स्टाइल में सुधार लाएं? तो ये एक मेरा सुझाव रहेगा। और मुझे लगता है कि ठीक है, फैमिली और ये बच्चों, इस पे क्लियर बात करो, ठीक है? जो भी है क्या हमारे कंट्रोल है, फैमिली कंट्रोल के लिए क्या है, आप जिनसे बात कर सकते हैं। नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, आप वहां जाकर क्लियर बात कर सकते हैं इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। और ये सभी चीज़ें सरकारी अस्पताल में फ्री अवेलेबल हैं। सरकारी अस्पताल सदर क्या, आंगनवाड़ी में भी अवेलेबल है। इसके बाद महिलाओं की बात करें तो खाना बहुत से घरों में अभी भी लकड़ी पे बनता है। यहाँ पे फेफड़े का जो भी लंग डिजीज़ है, एक बहुत बड़ा कारण है महिलाओं में लंग डिजीज़ का, ये लकड़ी पे खाना बनाना, उसके डस्ट की वजह से। क्योंकि वहाँ पे हो सकता है क्योंकि खुले में नहीं बना रही हैं, एक बंद कमरे में बना रही हैं। आइज़ में इरिटेशन, बहुत सी महिलाओं को देखिएगा जिस समय लगेगा कि नहीं, आइज़ का जो विज़न है इनका सही होना चाहिए, रोशनी सही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आँखों में जलन। एक रीज़न वो होता है कि वो धुआं जो था। इसके बाद मैटरनल मोर्टालिटी रेट, जो डेथ्स जो होती हैं मदर की डिलीवरी के टाइम, तो वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, वो सबसे ज़्यादा अभी इंडिया का है। हाँ, पहले से ज़रूर डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन अभी भी इंडिया का है। और बिहार का, बिहार, झारखंड, असम, ये सारे जो स्टेट्स हैं, इन सारे स्टेट्स को एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि बाकी देश के बाकी राज्यों के बनिस्बत यहाँ की मैटरनल मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है, इस वजह से। इसके अलावा फीमेल्स में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या यूट्रस का कैंसर, ठीक है? तो एक ये भी आजकल इंक्रीज हो रहा है, या आप ये भी कहें कि आजकल फिर भी महिलाएं बाहर आ रही इन चीज़ों के लिए, लेकिन अभी भी अफसोस होता है, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि पहले छोटा सा गांठ था लेकिन लगा कि ठीक हो जाएगा, बस लोकल से दवा कर रहे थे, और जब तक वो आती हैं तब तक डिजीज़ इतना एडवांस हो चुका होता है कि कहना ये पड़ता है कि ठीक है, आप इसके लिए जो स्पेसिफिक सेंटर्स है वहाँ ले जाइए, और कुछ मंथ की मेहमान हैं। तो ये बोलते हुए बहुत बुरा लगता है कि जो ये भी कि अगर शुरू में अगर आ जाएं तो शायद ठीक होगा। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए 2-3 चीज़ें बोल रही हूँ और बस मैं इसको क्लोज करती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर में जो गांठ होती है, अस्तन में गांठ है, अगर वो पेनफुल है या वो छोटा भी है, वो इंक्रीज कर रहा है साइज में, तो तुरंत मिलना है कंसल्टेंट से। आपको जहाँ भी है आसपास में जो कंसल्टेंट है मिलिए। यूट्रस का कैंसर, अगर ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हैं या पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो इस प्रॉब्लम्स के लिए तो फिर तुरंत मिलिए, ठीक है? उसके जांच होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ये कैंसर ही हो, शुरुआती लक्षण हो सकते हैं या जस्ट एक इन्फेक्शन हो सकता है। तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि हम लोग ये सेपरेट तो कर लेंगे कि इन्फेक्शन ही है या ये कोई बड़ी बीमारी होने जा रही है, ठीक है? इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करती हूँ और कुछ